गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बीजांड के प्रकार और गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के बारे में देखा था। ठीक है, आज हम फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक की बात करेंगे। फीमेल गेमेटोफाइट यानी मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद मादा युग्मकोद्भिद को ही क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश। ठीक है, तो आज हम मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पीछे हमने नर युग्मकोद्भिद के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या होती है? लघु बीजाणु। ठीक है, ये चीजें हमने पीछे देखी थी कि नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका लघु बीजाणु होती है और वो लघु बीजाणु ही आगे विकसित होकर के नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। उसी प्रकार जो मादा युग्मकोद्भिद है, इस मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका, मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या होगी? गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु या इसको बोलते हैं मेगास्पोर। ठीक है, तो मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका गुरु बीजाणु होती है। ये गुरु बीजाणु ही आगे चल करके भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, लेकिन 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक ही गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है और वो सक्रिय गुरु बीजाणु ही आगे चल करके एम्ब्रियोसेक या फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करता है। ठीक है, तो देखो, ये जो गुरु बीजाणु है ये कैसा होगा? अगुणित। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, कैसा होता है? अगुणित होता है। ठीक है, ये है बीजांडकाय। ये क्या है? बीजांडकाय। और इस बीजांडकाय में 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। कितने गुरु बीजाणु बनते हैं? 4 में से 3 गुरु बीजाणु तो क्या हो गए? नष्ट। ठीक है, ये क्या है? बीजांडकाय। इस बीजांडकाय में एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, उनमें से 3 गुरु बीजाणु तो क्या हो जाएंगे? नष्ट। ठीक है, 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाएंगे और एक गुरु बीजाणु क्या रहेगा? सक्रिय। एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है। अब कौन सा गुरु बीजाणु सक्रिय रहेगा? जो निभाग की ओर स्थित होता है। नीचे क्या है? बीजांड द्वार, ऊपर क्या है? निभाग। तो जो गुरु बीजाणु निभाग की ओर होता है वो सक्रिय रहता है। ठीक है, अब ये 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो गए थे। इन तीनों का उपयोग सक्रिय गुरु बीजाणु भोजन के रूप में कर लेता है। इसके अलावा ये बीजांडकाय है, इसमें क्या रहता है? भोजन संचित रहता है। तो सक्रिय गुरु बीजाणु क्या करता है? इस बीजांडकाय से भोजन या पोषण प्राप्त करता है और पोषण प्राप्त करके बीजांडकाय के अधिकांश स्थान को घेर लेता है। यानी ये बीजांडकाय से पोषण प्राप्त करके जो सक्रिय गुरु बीजाणु है
ये क्या करता है, आकार में बड़ा हो जाता है। आकार में बड़ा होने का मतलब ये बीजांडकाय का अधिकांश स्थान घेर लेता है। क्लियर बात? तो हम बात करेंगे गुरु बीजाणु की। गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश कैसे बनता है। तो ये हमने लिया यहां पर एक गुरु बीजाणु। ठीक है, ये क्या है, एक गुरु बीजाणु है। ये गुरु बीजाणु आकार में क्या हो गया, बड़ा। बीजांडकाय से पोषण लेकर के आकार में बड़ा हो गया। अब देखो इस गुरु बीजाणु में, इस गुरु बीजाणु में क्या होंगे, 3 मुक्त केंद्रकीय, 3 मुक्त केंद्रीय समसूत्री विभाजन। ठीक है, इस गुरु बीजाणु के केंद्रक में 3 समसूत्री विभाजन होते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर केंद्रक एक ही है। प्रारंभ में गुरु बीजाणु एक केंद्रकीय है। इस गुरु बीजाणु के केंद्रक में 3 समसूत्री विभाजन होंगे। तो पहला समसूत्री विभाजन हुआ तो एक से कितने केंद्रक बनते हैं, 2। एक से कितने केंद्रक बढ़ेंगे, 2 केंद्रक बढ़ेंगे। बीच में क्या होती है, रिक्तिका। ये क्या है यहां पर, रिक्तिका। तो बीच में रिक्तिका होने के कारण, रिक्तिका क्या करती है, इसका अधिकांश स्थान घेर लेती है। तो दोनों केंद्रक अलग अलग ध्रुवों पर जाकर स्थित हो जाते हैं। ये तो पहले विभाजन से हुआ। पहला विभाजन हुआ, एक से कितने केंद्रक बने, 2, और दोनों केंद्रक अपने अपने या अलग अलग या विपरीत ध्रुवों पर जाकर के स्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो टोटल विभाजन कितने होंगे, 3। अभी एक ही हुआ है। दूसरा विभाजन होगा तो दोनों में होगा। इसमें हुआ, यहां 2 केंद्रक बन जाएंगे, इसमें हुआ, यहां भी 2 केंद्रक बन जाएंगे। ठीक है, यहां पर 2 केंद्रक और यहां पर 2 केंद्रक। फिर तीसरा विभाजन होगा। फिर क्या होगा, तीसरा समसूत्री विभाजन। तो 2 से कितने बन जाएंगे, 4। 2 से कितने बन जाएंगे, 4। ठीक है, तो एक गुरु बीजाणु में, जब एक गुरु बीजाणु के केंद्रक में 3 समसूत्री विभाजन होते हैं तो कितने केंद्रक बनते हैं, टोटल 8। कितने बनेंगे, 8 केंद्रक बनेंगे। इन 8 केंद्रकों की स्थिति क्या होगी, 4 ऊपर वाले ध्रुवों की ओर होंगे और 4 नीचे वाले ध्रुवों पर होते हैं। ठीक है, यानी ऊपर वाले ध्रुवों पर 4 केंद्रक, नीचे वाले ध्रुवों पर 4 केंद्रक होते हैं। टोटल कितने केंद्रक बन गए, 8 केंद्रक। अब क्या होगा, अब देखो ये गुरु बीजाणु, ऊपर कितने केंद्रक हैं, 4। नीचे कितने केंद्रक हैं, 4। ठीक है, मैंने यहां 3 ही लिखे हैं, लेकिन है कितने, 4 ऊपर हैं, 4 नीचे। ऊपर से 4, जो ऊपर 4 केंद्रक हैं, इनमें से एक केंद्रक मध्य में आता है। यहां आते आते रिक्तिका क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। रिक्तिका विलुप्त हो जाती है तो एक केंद्रक ऊपर से, एक केंद्रक नीचे से चल करके कहां जाते हैं, मध्य में आ जाते हैं। कहां जाते हैं, मध्य में आ जाते हैं। ठीक है, तो 3 केंद्रक ऊपरी ध्रुव पर, 3 केंद्रक निचले ध्रुव पर और 2 केंद्रक मध्य में स्थित होते हैं। क्लियर? अब क्या होगा, अब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन। यानी ये केंद्रक क्या करते हैं, अपने चारों ओर कोशिका द्रव्य को एकत्रित करते हैं। जैसे ही कोशिका द्रव्य
इन केंद्रकों के चारों ओर एकत्रित होता है। ये केंद्रक किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? कोशिका में। ठीक है, यहां पर ये इसका निभाग भाग है और नीचे वाला भाग कौन सा है? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार। ठीक है, तो 3 केंद्रक निभाग की ओर, 3 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर और 2 केंद्रक मध्य में स्थित होते हैं। अब देखो, नीचे के जो 3 केंद्रक हैं ये क्या करते हैं? कोशिका द्रव्य के द्वारा विभाजित होकर के 3 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। यानी नीचे वाले 3 केंद्रक मतलब बीजांड द्वार वाले 3 केंद्रक 3 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, 3 कोशिकाएं हैं, इनमें से एक कोशिका बड़ी और स्पष्ट होती है। एक कोशिका क्या होती है? बड़ी और स्पष्ट, जिसे अंड कोशिका कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंड कोशिका। नीचे की जो 2 कोशिकाएं हैं इनको सहायक कोशिकाएं कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सहायक कोशिकाएं। और तीनों कोशिकाओं को संयुक्त रूप से अंड समुच्चय कहते हैं। तीनों कोशिकाओं को संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे? अंड समुच्चय। तो नीचे वाले 3 केंद्रक किसका निर्माण करते हैं? अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं। अंड समुच्चय में एक तो अंड कोशिका होती है और 2 सहायक कोशिकाएं होती है। ठीक है, फिर ऊपर के जो 3 केंद्रक हैं ये 3 कोशिकाओं का निर्माण करेंगे और इन 3 कोशिकाओं को एंटीपोडल क्या बोलेंगे? एंटीपोडल कोशिकाएं या प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, तो कहने का मतलब बीजांड द्वार वाले 3 केंद्रक अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं और निभाग वाले 3 केंद्रक एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। क्लियर बात? अब 2 केंद्रक मध्य में है। 2 केंद्रक कहां है? मध्य में। इन दोनों केंद्रकों के चारों ओर एक ही कोशिका का निर्माण होता है। यानी ये दोनों केंद्रक अलग अलग कोशिका नहीं बनाते हैं। दोनों केंद्रक एक ही कोशिका का निर्माण करते हैं और इसे ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? ध्रुवीय कोशिका। ठीक है, क्योंकि ध्रुवीय कोशिका क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो 2 केंद्रक हैं अलग अलग ध्रुवों से आते हैं। ठीक है, तो देखो 8 केंद्रक हैं। ऊपर के नीचे के जो 3 केंद्रक हैं वो अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं। ऊपर के 3 केंद्रक प्रतिमुखी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और मध्य के 2 केंद्रक हैं वो एक ही कोशिका का निर्माण करते हैं, जिसे ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो ध्रुवीय कोशिका है, पहले देखो एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिकाएं कैसी हैं? अगुणित हैं। ठीक है, क्योंकि गुरु बीजाणु खुद ही क्या है? अगुणित। तो इसके अंदर में जो भी सेल्स बनेगी वो सारी कैसी होगी? अगुणित। अंड कोशिका कैसी होगी? अगुणित। सहायक कोशिकाएं कैसी होगी? अगुणित होगी। ठीक है, ध्रुवीय कोशिका कैसी होगी? N+N, क्योंकि इसमें क्या है? 2 केंद्रक है, इसलिए क्या होगी? अगुणित और अगुणित। अब क्या होगा जब निषेचन होता है? तो निषेचन से कुछ समय पहले, निषेचन से कुछ समय पहले ये जो ध्रुवीय केंद्रक है ये दोनों केंद्रक आपस में
संयुक्त हो जाते हैं। निषेचन से कुछ पूर्व ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में संयुक्त हो जाते हैं और द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम आगे जब निषेचन पढ़ेंगे तो निषेचन के दौरान ये सब पढ़ेंगे। अब देखो, प्रारंभ में गुरु बीजाणु एक कोशिकीय एक केंद्रकीय था। प्रारंभ में ये जो गुरु बीजाणु है ये कैसा था, एक केंद्रकीय और एक कोशिकीय। अब देखो ये गुरु बीजाणु कैसा है, इसमें कोशिकाएं तो कितनी है, 7, 3 ऊपर 3 नीचे और एक बीच में, टोटल कोशिकाएं कितनी है 7 और केंद्र कितने हैं 8। केंद्र कितने हैं 8। तो इस 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय 8 केंद्रकीय संरचना को 8 केंद्रकीय संरचना को भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। ठीक है बच्चों, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय इस संरचना को भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो इस भ्रूण कोश का विकास किससे हुआ, गुरु बीजाणु से। किससे हुआ, गुरु बीजाणु से, जो प्रारंभ में कैसा होता है, एक कोशिकीय और एक केंद्रकीय। ठीक है, इस प्रकार गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का विकास होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, सात कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना को हमने क्या बोला, भ्रूण कोश। तो देखो ये जो भ्रूण कोश है या एम्ब्रियो सैक है, इस भ्रूण कोश की खोज, भ्रूण कोश की खोज किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने। स्ट्रासबर्गर ने, ध्यान रखना ये बात भी, भ्रूण कोश की खोज स्ट्रासबर्गर ने कौन से पादप में की थी, पोलीगोनम पादप में। पोलीगोनम पादप में। ठीक है, तो भ्रूण कोश की खोज स्ट्रासबर्गर ने पोलीगोनम पादप में की थी। तो इस भ्रूण कोश को हम क्या बोलते हैं, पोलीगोनम प्रकार का, पोलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश। क्लियर बात। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश को क्या कहते हैं, पोलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, और अधिकांश आवृतबीजी पादपों में यही पोलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश पाया जाता है। पोलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश कैसा है, एक सामान्य प्रकार का भ्रूण कोश है। सामान्य यानी ये अधिकांशतया आवृतबीजी पादपों में पाया जाता है। क्लियर बात। अब देखो, इस भ्रूण कोश का विकास गुरु बीजाणु से होता है। भ्रूण कोश का विकास किससे होगा, गुरु बीजाणु से। और ये गुरु बीजाणु एक कोशिकीय, कैसा होगा, एक कोशिकीय और एक केंद्रकीय होता है।
गुरु बीजाणु एक कोशिकीय एक केंद्रकीय होता है और इससे जो भ्रूण कोश बनता है वो कैसा होगा, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। ठीक है, इसलिए इस भ्रूण कोश को मोनोस्पोरिक पोलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना जो सामान्य भ्रूण कोश है उसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रके होते हैं। तो इस 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश को पोलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने पोलीगोनम पादप में की थी। ठीक है, फिर इस भ्रूण कोश का विकास एक कोशिकीय गुरु बीजाणु से होता है। एक कोशिकीय गुरु बीजाणु से होता है, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक पोलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश भी कहते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो इस प्रकार भ्रूण कोश का विकास होता है। ठीक है, इसी के साथ आज अपना चैप्टर भी क्या हो गया है, कंप्लीट। लेसन नंबर 2 मादा और नर युग्मकोद्भिद की संरचना जो हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 वो भी कंप्लीट हो गया है। अब देखो कुछ सामान्य बातें बता रहा हूं आपको, वो आपको ध्यान में रखनी है। अभी तक हमने नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और उनके विकास की बात की है। यानी हमने नर युग्मक बना लिए और मादा युग्मक। जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका ही क्या है, मादा युग्मक है। ठीक है, और जो 2 नर युग्मक बने थे, जो नर कोशिकाएं बनी थी वो क्या है, नर युग्मक है। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें लिख रहा हूं, पहले आपको पता करनी है कि वो द्विगुणित है या अगुणित है। ठीक है, तो देखो पहले बात करते हैं हम बीजांड का अध्यावरण। बीजांड का हो गया अध्यावरण। आपको ये पता करना है या आपको बताना है कि ये संरचनाएं हैं कौन सी अगुणित है और कौन सी द्विगुणित है। ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, गुरु बीजाणु लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, फिर लघु बीजाणु या परागकण। ठीक है, काय कोशिका, जनन कोशिका, नर युग्मक, प्रतिमुखी कोशिका, अंड कोशिका, सहायक कोशिका, सहायक कोशिकाएं। ठीक है, तो यहां बताओ इनमें से कौन सी अगुणित है, कौन सी द्विगुणित है, और देख लो इसके अलावा कुछ।
बाह्य दल, दल, उमंग, जायान, ध्रुवीय केंद्रक, जड़, तना, पत्ती, पुंकेसर, अंडा। ठीक है, इनमें से आपको देखनी है कौन सी कोशिकाएं या संरचनाएं अगुणित है और कौन सी द्विगुणित। तो सबसे पहले हम बीजांडकाय की बात करें। बीजांडकाय कैसी संरचना है? तो बीजांडकाय द्विगुणित है। कैसी है? द्विगुणित। अध्यावरण भी कैसे है? 2 गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं द्विगुणित। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो किसका निर्माण होता है? गुरु बीजाणु। मतलब गुरु बीजाणु कैसी संरचना है? अगुणित। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कैसी हैं? द्विगुणित। इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनते हैं? लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणु कैसी है? अगुणित। ठीक है, लघु बीजाणु में ही क्या बनती है? कायकोशिका। तो ये भी कैसी होगी? अगुणित। लघु बीजाणु में ही क्या बनती है? जनन कोशिका। तो ये भी कैसी होगी? अगुणित। जनन कोशिका विभाजित होकर के 2 नर युग्मक बनाती है, ये भी कैसे होंगे? अगुणित। ठीक है, प्रतिमुखी कोशिकाएं अभी हमने पढ़ी थी, कैसी होती है? अगुणित, क्योंकि ये गुरु बीजाणु में बनती है और गुरु बीजाणु क्या है? अगुणित। तो ये भी कैसी होगी? अगुणित। अंड कोशिका भी कहां बनती है? गुरु बीजाणु में, ये भी कैसी होगी? अगुणित। सहायक कोशिकाएं कहां बनेगी? गुरु बीजाणु में, तो ये भी कैसी होगी? अगुणित। बाह्य दल पुष्प का भाग है, कैसा होगा? द्विगुणित। दल भी कैसा होगा? द्विगुणित। उमंग 2n, जायान भी 2n, ध्रुवीय केंद्रक n+n। ध्रुवीय केंद्रक कैसा होगा? n+n। जड़ 2n होगी, तना भी द्विगुणित, पत्ती भी द्विगुणित, पुंकेसर द्विगुणित, अंडा द्विगुणित। ठीक है, तो मियोसिस के बाद यानी जब युग्मक जनन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, तो युग्मक निर्माण के दौरान मियोसिस होता है और मियोसिस के बाद जो सेल बढ़ती हैं वो सारी कैसी है? अगुणित। तो देखो, गुरु बीजाणु मियोसिस के बाद बनता है, अगुणित है। लघु बीजाणु मियोसिस के बाद बनता है, अगुणित है। अब इनके अंदर जो कोशिकाएं बनेगी, संरचनाएं बनेगी, वो सारी कैसी होगी? अगुणित। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी संरचनाएं अगुणित है और कौन सी द्विगुणित होती है। ठीक है, इसी के साथ अपना जो सेकंड चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। अब हम अगले लेसन में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।